जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का S5 सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य योग। तो इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा का है। यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा की समझ S5 सब्जेक्ट है और विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा ये सब्जेक्ट का नाम है। विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग जानेंगे। शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेट से हुई है, जिसका अर्थ है बाहर की ओर प्रकट करना या खींचना। अर्थात शिक्षा का अर्थ है बालक तथा व्यक्ति के अंदर जो सर्वोत्तम है उसे बाहर निकालना। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो शरीर की शिक्षा है, लेकिन इसका अर्थ मात्र शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत खेल, प्रतियोगिता, लयात्मक क्रियाकलाप, मनोरंजक खेल, स्वास्थ्य व फिटनेस क्रियाकलाप, कैपिंग, उपचारात्मक व्यायाम आदि शामिल है। यह शिक्षा प्रक्रिया का एक अंग है जिसका उद्देश्य लक्ष्य व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल भावनात्मक विकास तथा विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना है। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक तथा शिक्षा। शारीरिक से तात्पर्य है शरीर से है, जिसका सीधा संबंध शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, शक्ति, सहनशीलता, गति, फुर्ती एवं खेल के मैदान पर शारीरिक प्रदर्शन, जिसका संबंध शरीर से है। कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। जैसे विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद हैं तो वो विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं दी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डी आब्रिट यूफर एक शिक्षाविद है, डी आब्रिट यूफर। इनका कहना है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। शारीरिक क्रिया उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगला शिक्षाविद है चार्ल्स ए बुइकर। इनका कहना है शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियों उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो उसे सक्षम बनाना है। अगला शिक्षाविद है जेपी थॉम्स का कहना है शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। चारों तरफ से बच्चों को जो विकास होता है उसे समग्र विकास कहते हैं। और शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा, यानी कि खेल कूद, उसमें सारी चीज़ शामिल होते हैं। शरीर के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसे शारीरिक गतिविधि कहा जाता है, जेपी थॉम्स का कहना था। आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, तो आइए जानते हैं। शारीरिक शिक्षा
शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है तथा इसके विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। इसके विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है चरित्र, तीसरा है नागरिक, चौथा है मनोरंजन। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो सर्वांगीण विकास करता है उसमें ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं। हेल्थ है, कैरेक्टर है, सिटीजन है, इंटरटेनमेंट है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, अब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य 5 है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य 5: शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, भावनात्मक विकास। अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ। 7वां है मनोरंजन प्रदान करना। 8वां है मज्जा एवं स्नायु का तालमेल। 9 है मानसिक विकास। 10 है ज्ञान में वृद्धि करना। 11 है नागरिकता की भावना का विकास। शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? शारीरिक शिक्षा का महत्व में पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। शारीरिक वृद्धि एवं विकास। शारीरिक स्वास्थ्य दूसरा है। तीसरा है सामाजिक विकास। चौथा है स्वास्थ्य का ज्ञान। 5वां है खाली समय का सदुपयोग। 6ठा है गत्यात्मक गुणवत्ता का विकास। 7वां है चरित्र निर्माण। 8वां है अनुशासन में वृद्धि। 9वां है मानवीय संबंध विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण। 10वां है भावात्मक विकास। 11वां है सांस्कृतिक विकास। 12वां है मानसिक विकास। राष्ट्रीय एकता, नागरिकता के गुणों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझ। 9वां। 10वां सकारात्मक जीवन शैली का विकास। 11 नेतृत्व के गुण। 12 आर्थिक मूल्यों का विकास। 13 शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास। अब हम जानेंगे भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के बीच अंतर संबंधों की समझ। इसके बीच अंतर संबंधों की समझ को जानेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर के स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शारीरिक संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रखरखाव शामिल होता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति के आकार, आयु व लिंग के अनुसार संतुलित आहार की आदतें, गहरी नींद, संतुलित शारीरिक गतिविधियाँ, नाड़ी संबंध, रक्तदाब, शरीर का भार, व्यायाम, सहनशीलता आदि सामान्य मानकों के अनुसार होनी चाहिए एवं शरीर के सभी अंग उचित रूप से काम कर रहे हो। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना एवं सभी बीमारियों से रहित होने से मतलब सभी बीमारियों से छुटकारा पाए हो, कोई भी बीमारी उसके अंदर न हो। स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य दीर्घ आयु को बढ़ावा देता है। जो स्वस्थ रहता है वो लंबी आयु तक बढ़ावा रहता है। अब हम जानेंगे भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ क्या कहता है? इमोशनल हेल्थ कहता है भावनात्मक स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति की अपनी मानसिक की बात की जाती है। मानसिक स्थिति, विचार, भावनाएं एवं व्यवहार स्वयं के नियंत्रण में होते हैं, या यूं कहें कि मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति की संपूर्ण मनोवैज्ञानिकता दर्शाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य में ऐसे सभी वस्तु शामिल हैं जिससे कि वह स्वयं के विषय में सोचते हैं, अपने रिश्तों की गुणवत्ता एवं अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं एवं साथ ही साथ
कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए पर विचार करते हैं। कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए उस पर विचार करते वो मानसिक होता है। मानसिक रूप एवं भावनात्मक रूप दोनों, मानसिक रूप एवं भावनात्मक रूप दोनों से स्वस्थ व्यक्तियों में निम्न बातें होती है। मानसिक एवं भावनात्मक रूप दोनों से स्वस्थ व्यक्तियों में निम्न बातें होती हैं। संतोष की भावना, पहला गुण उसके अंदर जो होता है संतोष की भावना, जीने के लिए उत्साह, तनाव से निपटने के लिए और विपरीत परिस्थितियों से वापसी करने की क्षमता, रिश्तों और गतिविधियों में अर्थ और उद्देश्य की भावना। पाँचवा है नई बातें जानने के लिए लचीलापन और बदलाव को स्वीकारना, काम व खेल के बीच संतुलन तथा आराम एवं गतिविधियों के बीच संतुलन। सातवां है संबंधों की बनाए रखने एवं बताने के लिए क्षमता। आठवां है आत्मविश्वास और उच्च आत्मसम्मान। व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हेतु कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। दूसरी है मूल्य एवं स्वयं को सम्मान देना चाहिए। तीसरा है अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। चौथा है ध्यान एवं व्यायाम करने के साथ साथ तनाव से निपटने के तरीकों को समझना चाहिए। तनाव में नहीं रहना चाहिए इंसान को। तीसरा है संज्ञान, कॉग्निशन। तीसरा है संज्ञान। आप लोगों ने सीटेट के सिलेबस में पढ़ा होगा कॉग्निशन, संज्ञान किसको बोलते हैं। जब एक व्यक्ति सभी मानसिक प्रक्रियाओं को कुशलता से निष्पादित करता है तो उस व्यक्ति को संज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ मानते हैं। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से और संज्ञान से, कॉग्निशन से सोचता है और किसी भी काम का निर्णय लेता है तो उसे व्यक्ति का संज्ञानात्मक रूप स्वस्थ माना जाता है। इसमें पहला है संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा है प्रतिदिन 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। प्रतिदिन 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे की नींद। तीसरा है शतरंज, सुडोकू, शब्द पहेलियाँ आदि जैसे बौद्धिक खेल खेलना चाहिए। चौथा एक साथ ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। पाँचवा व्यायाम करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप। प्रारंभिक शिक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी रूप। इसका परिचय इसका इंट्रोडक्शन है। बालक की आयु 6 या 7 वर्ष की होने पर उसकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, जो कि सामान्यतः 14 वर्ष तक की चलती है। हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो विकलांग हैं उसको 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क। निम्न प्राथमिक तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक कहा जाता है। जैसे जैसे बच्चों की आयु महीनों और वर्षों में बढ़ती जाती है, उनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होता है। उनमें समझने और सीखने की क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल विकसित होने लगता है। प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के द्वारा इस स्तर पर बालकों में मूलभूत कौशलों व अभिवृत्तियों का उचित ढंग से विकास किया जा सकता है। छात्र के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से इस स्तर पर बालकों के आवश्यकता अनुसार दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना आदि शारीरिक क्रियाएं कराई जा सकती है। बच्चों की विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान, यह किसी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जा सकती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों के संयोजन का प्रतिफल होता है।
प्रत्येक बालक दूसरे बालक से सामान्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है, पर यह भिन्नता कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। यह भिन्नता धनात्मक व ऋणात्मक किसी भी दिशा में हो सकती है। कह रहा है कि जब बालक सामान्य रूप से शारीरिक, मानसिक व सामाजिक व संवेगात्मक दृष्टि से अलग अलग होता है तो बालक की जो विशिष्ट श्रेणी में आता है, यह भिन्नता कभी ऋणात्मक और कभी धनात्मक हो जाती है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक हो जाती है। आगे है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। इसमें पहला पॉइंट है विशेष पर्यावरण, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। दूसरा है कार्यक्रम का बालक की रुचि पर आधारित होना। तीसरा है चिकित्सा परीक्षण। चौथा आवश्यकता अनुसार उपकरण, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। पांचवा है छात्रों के पूर्वानुभवों पर सोच विचार करना, रिफ्लेक्टिंग ऑन स्टूडेंट पीरियर एक्सपीरियंस। छठा है नियमों में संशोधन करना, अमेंड द रूल। समावेशन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। शिक्षा में समावेशन का पहल अप्रोच है जो ऐसे बालकों को शिक्षित करती है जिनकी कुछ विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं होती है। समावेशी शिक्षा से हमारा अभिप्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव को सीखने के समान अवसर मिलते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रभावशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य कक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है, यानी कि पृथकीकरण का अर्थ ही होता है अलग। पृथकीकरण का अर्थ ही होता है अलग। तो समाज का ऐसा समूह जो अलग नामों से, अलग कामों से पहचाना जाता है, समाज उसको अलग कर दिया हो। धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और वे अपने आप को समाज में अलग पाते हैं। समन्वयीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के कुछ लोग जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग हैं उनको भी समाज में सम्मिलित करती है। जो लोग समाज में अपाहिज और अपंग है, समाज में उनको भी शामिल कर ली जाती है। कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों का समावेशन। सामान्य बालक एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार है। सामान्य बालक एवं विशेष आवश्यकता वाले के लिए विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। फेंकना, दौड़, बाधा कोर्स, नृत्य, डांसिंग। पांचवा रस्सी कूदना। छठा पैराशूट खेलना। सातवां है ट्रैपोलिंग। आठवां है रस्साकशी। नौवां है चलना, वॉकिंग। गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण एवं मार्गदर्शन। पहला पॉइंट है बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त समय हो। बच्चे के पास खेलने के लिए आजकल के समय में समय ही नहीं रहता है। अगर समय मिलता है तो वो अलग अलग कामों में बिजी हो जाता है, मोबाइल चलाता है। खेलने के लिए अलग से टाइम देना चाहिए जिससे शारीरिक विकास होता है। नंबर 2 है खेल की योजना बनाने में बच्चों की मदद करना। जो बड़े लोग हैं वो भी छोटे बच्चों को मदद नहीं करता, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और खेल में हिस्सेदारी और भाग लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नंबर 3 है खेल प्रगति के दौरान शिक्षक का पर्यवेक्षक।
शिक्षक भी उसमें शामिल हो और शिक्षक भी मोटिवेट करे बच्चों को और सलाह दे और जहाँ गलती हो उसको सुधारे। नंबर 4 है पर्यवेक्षक की विश्वसनीयता, जो काम कर रहा है वो अपने आप में विश्वास रखे। नंबर 5 है उपयुक्त अवलंब और खिलौने का चुनाव करना। नंबर 6 है विषय वस्तुओं को एक दूसरे के साथ संबंधित करने के विषय में सुझाव देना चाहिए और स्व कार्य हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 7 है झगड़ों के समाधान के उपयुक्त तरीके अपनाना, यानी कि झगड़ा हो तो अलग अलग उसकी समस्या का समाधान के लिए अलग अलग तरीका अपनाना, अलग अलग अप्रोच अपनाना। नंबर 8 है खेल गतिविधि आधारित शिक्षक गंतव्य हो और टीचिंग भी गतिविधि आधारित हो और चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।